ओम ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करते हुए धीरे से अपने चेहरे के पास लेके आए और धीरे धीरे करके अपनी आंखों को ओपन करें। जी। प्रतिज्ञा करते हैं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि इस वर्ष यूजीसी नेट पेपर योगा क्लियर करूंगी। ओम शांति शांति शांति। कल वाला आपने पढ़ा था सबने, जो मैंने करवाया कल, क्या करवाया था हमने बताना। लर्निंग टूल्स टीचिंग एड जो टीचिंग एड टीचिंग सपोर्ट टूल सिस्टम है ना। स्वयं स्वयं प्रभा के बारे में हमने पढ़ा था, मूक के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आप लोगों को समझ आया स्वयं स्वयं प्रभा और मूक और ये टीचिंग एड्स के बारे में कुछ बेसिक क्लियर हुआ आपको? यस मैम। चलो फिर क्लास शुरू करें अब। हाँ मैम। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप मेरे को बताना एक बार। मैम एक बार और रिवाइज कर दीजिए, कल मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई थी। ओके ओके राधिका जी। ओके राधिका जी, थोड़ा थोड़ा हाँ बता जी, दीजिए। हाँ जी, माइक ऑफ करना अपना। हमने कल ना जो हमारा फोर्थ चैप्टर था, फोर्थ है फिफ्थ था, फोर्थ चैप्टर था हमारा, है ना। फोर्थ चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक रहते थे हमारे, मूक, स्वयं, स्वयं प्रभा। ये तीनों ना एक ऑनलाइन, इसमें से 2 जो मूक और स्वयं स्वयं है, ये ऑनलाइन मेथड से आपके टीचिंग के। इसके अंदर क्या होता है कि आप कहीं किसी भी एज ग्रुप से हो, कोई आपकी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, आप किसी भी कोर्स में अप्लाई कर सकते हो। ना तो आपसे कोई सर्टिफिकेट पूछता है कि आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, इतने नंबर है, या आप किस कास्ट के अंदर आते हो, या आप क्या एज है आपकी, कुछ भी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप कभी भी किसी भी एज में और आप रजिस्टर कर सकते हो। और रजिस्टर आप यहाँ पे, आपको कोर्स मिलता है पूरा एक पैटर्न में, स्ट्रक्चर तरीके से, उसकी ऑनलाइन वीडियो मिलेंगी आपको। ठीक है, मटेरियल भी मिलेगा आपको ऑनलाइन। ठीक है, और अगर आपको सर्टिफिकेट लेना है, उसको एग्जाम भी होता है, जैसे वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद उनका क्या होता है एग्जाम। और एग्जाम के बाद अगर आपको सर्टिफिकेट भी लेना है कोर्स का, तो कुछ फी लगती है, मिनिमम फीस आपको देनी होती है। वो फीस देने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। और अगर आपको वो सर्टिफिकेट के जो आप कोर्स लेते हो ना, वो ट्रांसफर हो जाते हैं आपके जिस भी इंस्टीट्यूट के अंदर आप आगे अपने जो भी सॉरी ऑफलाइन जो भी चीजें कर रहे हो ना, जो भी आपने डिग्री अभी आप फिलहाल कर रहे हो, उसके अंदर आपके वो ट्रांसफर हो जाएंगे। ये हमारे कुछ ऑनलाइन थे। स्वयं स्वयं प्रभा अलग है। स्वयं प्रभा में थोड़ा डिफरेंस ये है कि वो आपका टीवी पे आता है ना, टेलीविजन पे हम देखते हैं उसको, डीडी डिश लगानी पड़ती है आपको। डीडी डिश के अंदर क्या होता है, चैनल्स होते हैं 32, पहले अब क्या थे 34 चैनल्स हो चुके हैं। जो चैनल्स के अंदर, चैनल जैसे टीवी सीरियल, जैसे आप टीवी के अंदर देखते हो ना कि अलग अलग चैनल्स हैं, वैसे ही उसके अंदर भी अलग अलग चैनल होते हैं। चैनल 1 आपको कुछ कोर्स करवाएगा, चैनल 2 आपको कोई दूसरा कोर्स करवाएगा। ऐसे ही क्या होता है 34 चैनल्स होते हैं जो आपको अलग अलग क्या करवाते हैं, कोर्स करवाते हैं। ठीक है, और वो कोर्स आप 4 टाइम आपके रिपीट होते हैं स्वयं प्रभा पे, और आप वहां से अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। ये जो कल वाली वीडियो एक बार आप देख लेना यूट्यूब से, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी जब हम 5th चैप्टर करेंगे ना, तो मैं पिछला आपको पीपीटी से थोड़ा रिवाइज करवा दूंगी कि हमने 5th चैप्टर में क्या किया था। ठीक है, ठीक है राधिका जी। जी मैम। चलो फिर मैं शुरू करती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बताना, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? जी जी मैम। हाँ मैम, दिखाई दे रही थी। हाँ जी, चैप्टर 5th है आपका। कल हमने थोड़ा सा चैप्टर 5th किया था। 5th में हमने कल क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल के बारे में। ट्रेडिशनल मेथड्स हमारे क्या थे, उनकी लिमिटेशंस क्या थी, ठीक है, उनके मेरिट्स क्या थे, गुण क्या थे। ठीक है, फिर हमने थोड़ा मॉडर्न के बारे में भी पढ़ा था, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया कि ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर हम क्या क्या यूज करते हैं। हम चौक मेथड का यूज करते थे। यहाँ पे याद करने का काम ज्यादा किया जाता है। टीचर्स यहाँ पे सारे काम करते हैं, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, और इसके अंदर स्टूडेंट को किस चीज पे फोकस किया जाता है कि भाई स्टूडेंट क्या करता है, अपनी कॉपी पूरी करता है, नोट्स बनाता है। ठीक है, इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे काम करता है अपना।
और क्या है ये, इसके अंदर मेन फोकस किस पे रहता है आपका, एग्जाम पास करने पे मेन फोकस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो मटेरियल होते हैं, इंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या रहता है, टेक्स्ट बुक होगी, टेक्स्ट बुक्स होगी, लेक्चर्स, इंडिविजुअल रिटर्न असाइनमेंट्स हो गए, यहाँ पे ये आपके कुछ रहेंगे पॉइंट्स। हाँ जी, डीमेरिट और मेरिट हमने कल की थी, है ना। मेरिट्स क्या है इसकी, डीमेरिट्स क्या है। डीमेरिट्स क्या थी इसके अंदर ना, कोलैबोरेशन नहीं हो पाती बच्चों की, ज्यादातर फोकस किया जाता है सिर्फ रिजल्ट पे, ठीक है, एग्जामिनेशन रिजल्ट पे, ना कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट पे। तो टूल्स यूज्ड इन ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में क्या है, क्या क्या टूल्स हम यूज करते हैं, ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, चार्ट का यूज करते हैं, इमेज या पोस्टर यूज किया जाता है, ठीक है, मैप का यूज किया जाता है, फ्लैश कार्ड, आईपी कार्ड, ये अभी आएंगे आपके, ठीक है, मैं अभी करवाऊंगी आपको आज वाले टॉपिक के अंदर। साइंस लैब का यूज किया जाता है, ठीक है, वर्क बुक होती है, ड्राइंग बुक होती है, ठीक है, एनक्लोपीडिया का यूज किया जाता है, वैदिक मैथ टूल्स थे, ये कुछ आपके टूल्स थे जो हम ट्रेडिशनल में यूज करते थे। ऐसे ही हमने फिर कल मॉडर्न के बारे में पढ़ा था, ठीक है, ये आपने, मेरे को लगता है कि आप सबने पढ़ लिया होगा, आपको आ चुका होगा ये समझ, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मॉडर्न के हमने क्या पढ़े थे कि भाई इसके अंदर क्या क्या इसकी लिमिटेशंस है, क्या इसकी क्या इसकी मेरिट्स है, हमने ये भी पढ़ लिया था। चलो, यहाँ तक हम कर चुके थे, बेनिफिट्स हमने कर लिए थे इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज के। दोबारा बता देती हूँ, अभी इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज आएंगी। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज होती क्या है, ये वो एड्स होते हैं, टीचिंग एड्स होते हैं, जो आप मतलब जिसके अंदर आप क्या यूज करते हो, आईसीटी का यूज करते हैं एक तरीके से, जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। या जैसे मान लो मैं अगर पेन, अभी मैं यहाँ पे पेन का यूज कर रही हूँ, तो ये पेन क्या है, मेरी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज में आता है, ठीक है। तो हमने कल ये पॉइंट्स कर लिए थे, यहाँ तक हमारा कंसेप्ट हो चुका था, आज हमें इससे आगे करना है शायद। हाँ, ऑडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज क्या होती है, ऑडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज वो होती है जिससे हमें सिर्फ सुनाई देते हैं, ठीक है। तो हम ज्यादातर अपना टाइम कितने 50% हमारा जो टाइम है वो सुनने में जाता है चीजों को, है ना। हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है रेडियो। रेडियो से हमें क्या मिलते हैं, बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है, लर्निंग मिलती है। तो ऑडियो इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज वो होती है जो आपको सिर्फ सुनने में सुनाई देती है, जिससे हम सुन के लर्निंग करते हैं सिर्फ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो कितने सारे आपकी इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज के बारे में बता रखे हैं, सीडी है यहाँ पे, ठीक है, मोबाइल है जो सिर्फ देखने वाला नहीं होता, सुनने वाला होता है, ये वॉकी जोकी है ना जो पुलिस वाले रखते हैं, ये आपका रेडियो, और ये भी कुछ है ना, कैसेट प्ले करने वाला आता था पहले, यहाँ पे कैसेट डलती थी जिससे गाने वगैरह से चलते थे। हाँ ये बस गाने चलती है, ये रेक्टेंगल जैसा कैसेट यहाँ पे चलता है। हाँ 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 बिल्कुल, हाँ जी। उसके बाद विजुअल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज, जिसमें सिर्फ आप देख सकते हो, उसमें से आवाज नहीं आएगी, सिर्फ देखने का काम करेगा यहाँ पे। जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैं इनको पढ़ाऊंगी आपको, पोस्टर हो गए, फ्लैश कार्ड, बुलेटिन बोर्ड, मैप, मॉडल्स, ये सारे किसके अंदर आते हैं, विजुअल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज के अंदर आते हैं। और ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज क्या होती है, जिसके अंदर आपको सुनाई भी देगा और क्या देगा, साथ में दिखाई भी देगा, ठीक है। जो इससे ज्यादा ये वाले जो ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज है ना, इनमें लर्निंग बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि हमारी सेंसेस ज्यादा इंक्लूड होती है। हमारी 5 में से देखने में हमारी 80%, 87% करते हैं, सुनने में हम 79% हम यूज करते हैं, जिससे हमारी लर्निंग ज्यादा अच्छे से हो सकती है। एग्जाम्पल टेलीविजन, है ना, रेडियो फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, ये सारे किसके हैं, ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज के क्या है, आपके एग्जाम्पल है। अभी इनको हम करेंगे डिटेल में। तो आप ये चार्ट देख लेना अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन देखो, ये ध्यान रखना पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। आपको 4-5 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे 4 ऑप्शन आते हैं ना, 4 ऑप्शन मिलेंगे, और उनमें से पूछ लिया जाएगा कि इसमें बताओ प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स कौन सा है, ठीक है, प्रोजेक्टेड वाला कौन सा है, नॉन प्रोजेक्टेड वाला कौन सा है। तो आपको ये याद रखना है कि प्रोजेक्टेड में किस कैटेगरी के अंदर आते हैं प्रोजेक्टेड वाले, और नॉन प्रोजेक्टेड के अंदर क्या आता है। प्रोजेक्टेड के अंदर तो वो आता है जिसमें आप मशीन यूज करते हो, ध्यान देना। प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स वो होते हैं जिसमें आप किसी मशीन की हेल्प से लर्निंग करवाते हो, जैसे एलसीडी प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये भी करेंगे हम, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नॉन प्रोजेक्टेड वो आते हैं जिसमें आप मशीन का यूज नहीं करते, जैसे चार्ट, मैप,
है ना, ग्राफ, बोर्ड, ये सारे क्या है आपके नॉन प्रोजेक्टेड। तो ये याद रखना है, प्रोजेक्टेड के अंदर क्या आता है, नॉन प्रोजेक्टेड के अंदर क्या आता है। ये आपके ऑडियो एड्स है और ये क्या है आपके ऑडियो विजुअल वाले हैं, जिनके अंदर आपको क्या दिखाई देते हैं, आप सुन सकते हो, है ना। देखो सुन दोनों सकते हो, ऑडियो विजुअल और सुन सकते हो, ये आप देख रहे हो ना। फंक्शन हमने कर लिया था कल, यहाँ से हमें अपना टॉपिक शुरू करना है। अब देखो यहाँ से हमें अपना टॉपिक शुरू करना है आज। टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्शन। हम पहले प्रोजेक्शन के बेस पे अब करेंगे। हमारी दो टाइप की इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज हमने पढ़ी, एक होती है प्रोजेक्टेड, एक होती है नॉन प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड का मतलब जिसमें आप किसी डिवाइस का यूज करते हो, लाइक किसी प्रोजेक्टर का यूज करते हो, ठीक है, वो होती है प्रोजेक्टर इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है आपका स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, साइलेंट फिल्म्स, कार्टून, ठीक है, ये किसका एग्जांपल आपका प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज का एग्जांपल है। नॉन प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज क्या होती है, जिसके अंदर आप क्या यूज करते हो, जिसमें कोई मशीन का यूज नहीं किया जाता, ठीक है, जैसे चार्ट, ब्लैक बोर्ड, इसके अंदर मशीन यूज नहीं करते, ये सिर्फ एक क्या होती है नॉन लिविंग थिंग्स होती है, कोई एक बोर्ड होता है, चार्ट होता है ना, इसमें मशीन यूज नहीं की जाती। पढ़ाने के लिए ये मत बोलना कि अब मैडम ये बताओ चार्ट बनाने में भी तो मशीन का यूज होता है, बनाने में नहीं, पढ़ने में, लर्निंग के दौरान, ठीक है, समझ आ रही है आपको बात। हाँ जी, यस या नो। हाँ बिल्कुल आसान है, अभी हम करेंगे ना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये क्या हो रहा है। तो हम आज पहले करते हैं प्रोजेक्टेड वाले। प्रोजेक्टेड को ना 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक डायरेक्ट प्रोजेक्शन, एक इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन और एक रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्शन। याद रखना, आप जब मैं आपको करवाऊंगी ना स्लाइड और फिल्म, मेरे को बताना ये डायरेक्ट के अंदर है, तो भी मैं बताऊंगी डायरेक्ट कैसे है, डायरेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, और रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है। ये अच्छे से समझना, ये टॉपिक ऐसे होते हैं कि जब बच्चों को समझ नहीं आते, आप यूट्यूब पे वीडियोस भी देखोगे तो कई बार आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं होता, तो भी मैं अगर आपको समझा रही हूँ तो मेरा ध्यान लगा के समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो मैं आपको बताती हूँ, डायरेक्ट के अंदर स्लाइड और फिल्म प्रोजेक्टर आते हैं, इनडायरेक्ट के अंदर ओवरहेड प्रोजेक्टर आते हैं, और रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्शन के अंदर क्या आता है, ओक्यू प्रोजेक्टर, या इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो भी नाम है इसका देख लेना। हाँ जी, चलो फिर हम इनको एक एक करते हैं, समझते हैं। हाँ जी, ओपेक ओपेक ओपेक, ओके, थैंक यू उषा जी। हाँ जी, देखो सबसे पहले स्लाइड के बारे में पढ़ते हैं। स्लाइड, हाँ जी, देखो स्लाइड प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपने देखा होगा ना, ये देखो ये तो प्रोजेक्टर है, ये स्लाइड प्रोजेक्टर आता है, ठीक है। स्लाइड प्रोजेक्टर को हम डायरेक्ट प्रोजेक्टर की तरह उसमें रखते हैं कैटेगरी के अंदर। इसमें क्या होता है कि सिर्फ इस प्रोजेक्टर को आप थोड़ी सी दूरी पे रखते हो, ठीक है, दूरी हॉरिजेंटल हो सकती है, बिल्कुल ही कोई जरूरी नहीं कि ये वर्टिकल हो, हॉरिजेंटल हो सकती है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे ये स्लाइड आपको दिखाई दे रही है ना, एक फिल्म आपको दिखाई दे रही है, तो इसके सामने क्या रखा होगा, ये प्रोजेक्टर रखा होगा। अब ये प्रोजेक्टर क्या करते हैं, ये लाइट निकालते हैं अपने अंदर से, और लाइट क्या करता है, एक ट्रांसपेरेंट हमें वो चाहिए यहाँ पे मीडियम, जैसे आपने अपने क्लासरूम में देखा होगा कि एक व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट सा मीडियम होता है, ठीक है, वो उसके ऊपर लाइट को फोकस करता है और यहाँ पे हमें वो इमेज दिखाई देती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट, इसमें सिर्फ डायरेक्ट प्रोजेक्टर को हम एक स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं, तो इसलिए इसको नाम दिया जाता है डायरेक्ट प्रोजेक्टर का। और हमें स्लाइड की फॉर्म में दिखता है कि अब हमें यहाँ पे एक जैसे पीपीटी में आपको दिखा रही हूँ ना, अगर यही प्रोजेक्टर पे दिखानी हो मेरे को क्लासरूम में बड़े पे, है ना, तो अब ये जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने फर्स्ट वाली पीपीटी दिखाई है, अब नेक्स्ट उसके बाद ये क्या दिखाएगा, सेकंड, फिर ये थर्ड वाली दिखाएगा, है ना, तो ये स्लाइड के थ्रू चलेगी, स्लाइड प्रेजेंटेशन करेगा ये यहाँ पे, ठीक है। तो जो इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है स्लाइड प्रेजेंटेशन। इसमें मेन चीज क्या है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हमें कोई एक ऐसा मीडियम, क्लियर मीडियम चाहिए, है ना, ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा सा, समझ रहे हो ना कैसा होता है आपकी यूनिवर्सिटीज के अंदर, आपने देखा है ना वो व्हाइट से कलर का होता है, हल्का हल्का सा, पतला पतला सा, हम है ना। प्रेजेंटेशन के लिए जैसे लैपटॉप कनेक्ट करके फिर अपनी स्लाइड्स हाँ 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 प्रेजेंट हाँ करते हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल,
व्हाइट दीवार होनी चाहिए, मेन बात ये करते हैं हम। मोबाइल में भी आते थे ना पहले प्रोजेक्टर, तो प्रोजेक्टर अगर हमें देखना है तो उसके लिए व्हाइट वॉल का होना जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि व्हाइट वॉल पे कलर अच्छे से सारे कलर हमें दिखाई देते हैं, जो भी आपकी प्रोजेक्ट जिस भी प्रोजेक्टर के अंदर आपने जो भी स्ट्रिप डाली है ना उसके सारे कलर दिखाई देते हैं, ठीक है। सेमिनार्स में हम इसका यूज करते हैं, वर्कशॉप में यूज करते हैं, ग्रुप मीटिंग में यूज करते हैं, ठीक है। ये आप अपनी केवीएस मदान की बुक से पढ़ना, बिल्कुल जो मैं अभी बोल रही हूँ ना डिट्टो वही चीजें वहां पे लिखी हुई है, घबराने वाली बात नहीं है। ये आपका स्लाइड प्रोजेक्टर था, ठीक है। अब बात करते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर की। देखो ओवरहेड प्रोजेक्टर इनडायरेक्ट में आता है, किसके अंदर आता है, ये इनडायरेक्ट में आता है। इसके अंदर क्या होता है, इसको इनडायरेक्ट क्यों बोला गया है? सबसे पहले देखो स्लाइड वाले प्रोजेक्टर के लिए ना आपको कमरे के अंदर थोड़ी सी लाइट डिम करनी पड़ती है, एक तरीके से कर्टन वगैरह लगाने पड़ते हैं, अंधेरा करना पड़ता है। लेकिन ओवरहेड प्रोजेक्टर के लिए आपको ऐसे लाइट की जरूरत नहीं होती, ये मतलब नॉर्मल लाइट में भी काम करेगा। दूसरा, अब ये इसको इनडायरेक्ट क्यों बोला गया है, ठीक है। इनडायरेक्ट पता क्यों बोला गया है? स्लाइड वाले में तो डायरेक्ट लाइट आ रही थी, स्लाइड वाले प्रोजेक्टर के अंदर डायरेक्ट लाइट स्क्रीन पे थी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्ट लाइट स्क्रीन के ऊपर नहीं आती। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपको ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, देखो ये वाला देखना, ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, इसके ऊपर कोई भी मटेरियल रखा जाता है। जो भी आपको यहाँ पे इस स्क्रीन पे जो भी मटेरियल आपको दिखाना है वो रखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इधर जो इधर वाले पोर्शन पे ना, ये वाला जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है बल्ब, यहाँ पे लाइट आती है, ये लाइट यहाँ पे आएगी, इसके ऊपर लाइट यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी। और यहाँ पे लगा होता है एक मिरर, जो ये आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपको, ये ऊपर खड़ा हुआ है कुछ ऐसा, यहाँ पे मिरर है। अब ये मिरर क्या करेगा, इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाएगा और वो रिफ्लेक्शन आपका कहाँ जाएगा, स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। तो यहाँ पे वो डायरेक्ट नहीं जा रहा, वो कैसे आ रहा है कि पहले यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट रखा था उसके ऊपर लाइट आती है, फिर वो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होकर मिरर पे जाती है, फिर दोबारा से यहाँ पे क्या होती है, रिफ्लेक्ट होकर इस प्रोजेक्टर के ऊपर आती है, ओवरहेड प्रोजेक्टर के ऊपर। समझ आया इसकी फंक्शनिंग कैसे है? यस मैम। हाँ जी, ये स्कूल में मैंने यूज भी कर रखा था थोड़ा है, जैसे लोग किताब वगैरह रख देते हैं, जैसे टीचर होते हैं लेबोरेटरी में समझाया तो हाँ, किताब हाँ। रख देते हैं ताकि किताब अपने सामने दिख जाए एकदम से बच्चे। हाँ, इसमें थोड़ा सा ना मैग्नीफाई, जैसे किताब के अंदर तो क्या होता है, अब मान लो एक बुक है और एक बुक को हमें 40 बच्चों को दिखाना उस बुक के मटेरियल को, ठीक है, तो 40 बच्चे दूर से देख नहीं पाएंगे। लेकिन प्रोजेक्टर क्या करेगा, अगर आपने बुक का वो पेज यहाँ पे रखा है ना, तो ये प्रोजेक्टर क्या करेगा, उसको मैग्नीफाई कर देगा, बड़ा कर देगा, ठीक है। तो हमें वो अच्छे से दिखाई देंगे यहाँ पे क्या लिखा हो। तो टीचर सिर्फ एक बुक का यूज करके मैक्सिमम बच्चों को क्या कर सकता है, पढ़ा सकता है, अगर बच्चों के पास बुक नहीं है तो, है ना। और दूसरा क्या है, इसके लिए भी आपको क्या कैसे मीडियम की रिक्वायरमेंट है, ट्रांसपेरेंट शीट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, एक व्हाइट कलर की शीट लगी हुई है पीछे और उसके ऊपर ये लाइट आ रही है, तो इसमें भी इस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। ये होता है आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर, इसलिए इसको इनडायरेक्ट बोला जाता है क्योंकि इसमें डायरेक्ट लाइट नहीं आती इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हैंड हेल्ड प्रोजेक्टर। ये क्या है, ये प्रोजेक्टर होते हैं जो बिल्कुल कॉम्पैक्ट साइज का होता है, बहुत छोटा होता है कि आपके हाथ में आ जाते हैं। यहाँ पे देखो कि इतना छोटा साइज का होता है, इसको बड़ा ट्रेवल में बड़ा आसान होता है। पॉकेट प्रोजेक्टर भी इसका एक नाम है, पॉकेट प्रोजेक्टर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। पॉकेट प्रोजेक्टर भी बोलते हैं, मोबाइल प्रोजेक्टर भी इसको बोलते हैं क्योंकि बहुत छोटा होता है मोबाइल की तरह, ठीक है। पिको प्रोजेक्टर भी इसका एक नाम है, पिको, ये इसके कुछ नाम है। और ये भी काम तो सेम वही करता है ये भी, ठीक है। ये भी हमें क्या दिखाएगा, कोई मैग्नीफाई इमेज दिखाएगा, लेकिन ये साइज में बड़ा छोटा होता है। इसको ट्रेवलिंग में कहीं भी अपने एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, ये इजिली मतलब इसको हैंडल करना आसान होता है। यस मैम। हाँ जी, हाँ ऐसे बोलते रहा करो आप यस यस, मेरे को फिर ऐसा लगता है कि हाँ सुन रहे हो तुम। देखो अब क्या है, वीडियो प्रोजेक्टर, ये तो आप सबको पता होगा। वीडियो प्रोजेक्टर के अंदर ये प्रोजेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपने मोबाइल को कनेक्ट किया और आप स्क्रीन पे जो वीडियो यहाँ पे, वहां पे तो स्लाइड प्ले हो रही थी, ठीक है, वीडियो प्ले करने के लिए नहीं थे। यहाँ पे हम वीडियो प्ले कर सकते हैं स्क्रीन पे। आप जो भी स्क्रीन लगाओगे ना, जहाँ पे भी आपको देखना है, जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने मोबाइल में लगाया, ठीक है, कनेक्ट किया इस प्रोजेक्टर से, एंड देन वो कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, स्क्रीन पे वो वीडियो दिखाई दे रही है, तो इसको हम बोलते हैं वीडियो प्रोजेक्टर।
हाँ जी, ये वीडियो प्रोजेक्टर में भी तो स्लाइड ऐड हो सकती है ना, मतलब स्लाइड भी तो चल सकती है। हाँ चल सकती है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैंने एक बार वैसे लाइव देखा नहीं है, लेकिन हाँ चल सकती होगी, अब आजकल टेक्नोलॉजी बहुत हाई क्योंकि है हमारी यूनिवर्सिटी हम्म, में एक है यहाँ पे हम इधर से वीडियो भी उसमें वीडियो भी चला सकते हैं, स्लाइड भी ऐसा करते हैं। वो ये वाला है या स्लाइड वाला है, तो इसीलिए मैंने पूछा। स्लाइड वाले में तो मैक्सिमम शायद यही होगा, उसमें स्लाइड ही चलती होंगी, लेकिन हाँ टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, उसमें ऐसा प्रोजेक्टर भी आ चुके होंगे ना जिसमें वीडियो और स्लाइड दोनों ही चीजें, क्योंकि हाँ एक बंदा स्लाइड के लिए अलग और वीडियो के लिए अलग क्यों लेगा। ये तो पहले ही जी बस बताया गया है कि भाई इतने टाइप के आपके प्रोजेक्टर होते थे, लेकिन अब तो ऐसा बिल्कुल ही होगा, जरूर ऐसे आते ही है प्रोजेक्टर जिसमें वीडियो और स्लाइड दोनों ही चल पड़े, है ना, क्योंकि एक दो दो खर्चा करना कौन करेगा, दो दो खर्चे। मैम इसमें जैसे कि मैंने हाँ जो जी, कॉलेज में लगे रहते थे प्रोजेक्टर, उसमें आवाज नहीं आती थी, लेकिन जो वीडियो प्रोजेक्टर आजकल Amazon वगैरह पे मिलते थे मैम, इनमें आवाज भी आती है। तो ये आवाज भी कह रहा था कि जो प्रोजेक्टर जैसे कि ये वाला है ना, ये भी मैंने कहीं देखा था, उसके अंदर जो वीडियो भी आज चलती है और आवाज भी इसी के अंदर आती है। लेकिन जो प्रोजेक्टर आपने वो दिखाया था स्लाइड वाला, खाली दीवार पे टंगा रहता है, उसमें आवाज वगैरह नहीं आती, वो खाली स्क्रीन दिखाता है खाली। हाँ हाँ, तो हाँ वो स्पेशली फिर स्लाइड के लिए लिखा है ना, मैं यही तो बोल रही हूँ, टेक्नोलॉजी दोनों हाई हो चुकी है। अब आपको, आप स्पीकर भी कनेक्ट कर सकते हो प्रोजेक्टर के साथ ही, प्रोजेक्टर के अंदर भी आते हैं स्पीकर, लेकिन उनकी आवाज थोड़ी कम होती है। अगर आपको अपने स्पीकर ऐड करने तो यहाँ पे आप स्पीकर भी कनेक्ट कर सकते हो, वीडियो भी देख सकते हो, स्लाइड भी देख सकते हो। तो ये वो एडवांस हो गई, ये हमने बताया कि एक स्लाइड प्रोजेक्टर भी आता है, एक ओवरहेड प्रोजेक्टर। अब ओवरहेड प्रोजेक्टर बहुत ही कम यूज करते हैं, क्योंकि अब ज्यादातर स्लाइड में जूम करके दिखा देते हैं, या टीचर्स जिनको बड़े जो पुरानी पुरानी यूनिवर्सिटीज होगी ना, वहां पे बहुत मिलेगा आपको ओवरहेड प्रोजेक्टर यूज करने के लिए। अब एडवांस हो चुके हैं, इसलिए थोड़े से एडवांस वाले आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? हाँ जी उषा जी, आपने क्या बताया था यहाँ पे, मैं भूल गई फिर दोबारा से। ओपेक मैम, ओपेक। ओपेक, हाँ ओपेक। ठीक है, अपना एक काम करो, थोड़ी बहुत ना मैं प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ कर देती हूँ, मेरी क्लास लगा लो ना को पढ़ा दिया करो। हम है चलो, मैम। हाँ जी, ओपेक प्रोजेक्टर के बारे में हम पढ़ते हैं। ये भी बहुत पुराना प्रोजेक्टर है भाई। यहाँ पे ओपेक का मतलब क्या होता है? वो मटेरियल जो ट्रांसपेरेंट नहीं होते, जैसे जिनके हम ना आर पार नहीं देख सकते, ठीक है, जैसे जैसे बुक पेज हो गए, है ना, ड्राइंग, ठीक है, मिनरल्स हो गए, जो आप खदान वो निकालते हो ना, मिनरल्स समझ रहे हो ना, किनको बोल रहे हो, खदानों से जो वो हमारे तत्व निकलते हैं, ठीक है, लीव्स, इन सबको देखने के लिए इस प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है, ओके प्रोजेक्टर का। ओके, ओके प्रोजेक्टर, ठीक है, अच्छा मैं मैम, भूल जो जाती हूँ बार मिनरल्स बार। वगैरह जो पत्थर वत्थर निकलते हैं, वही क्या, जैसे कि इसके अंदर सामान रख हाँ के हाँ हाँ, सैंपल रख के हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो देखे जाते हैं इसके अंदर से, कि उनको बड़ा करके उनको अच्छे से दिखाई देते हैं। हाँ जी, उसके बाद है आपका, एक रह गए भाई यहाँ पे ना, एक और मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ लिख देती हूँ। वो तो आप सबने देखा होगा अपने मम्मी की एल्बम में ना, अपने पेरेंट्स की एल्बम में एक आती है फिल्म स्ट्रिप। ये देखा है आपने, किसी ने फिल्म स्ट्रिप देखी है? यस मैम। मैम वो हमारे घर तो इंस्टाग्राम आज पे भी रील्स रखी है। वगैरह में देखी है मैंने, वो ऐसे दो दो हाँ सीडी ये की तरह लगी रहती है, नेगेटिव वाली फिल्म्स हाँ होती है, हाँ, नेगेटिव फिल्म्स होती है, वो चलती रहती मैं बताती हूँ कैसी होती है। मेरी मम्मी की शादी के ना अभी भी रखी है वो फिल्म, तो पता नहीं खराब होगी क्या है, लेकिन हाँ रखी जरूर है। ऐसी ना देखो, एक रेक्टेंगल शेप में ऐसे ऐसे लंबी सी, लंबी ज्यादा होती है, चौड़ी कम होती है, ब्राउन कलर की स्ट्रिप होती है, ऐसे ऐसे उसके अंदर बीच बीच में रेक्टेंगल क्या होती है, शेप होती है, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक एरिया होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो आपने कैमरे के अंदर, पहले कैमरे में से ना ऐसे डायरेक्ट फोटो हम बना नहीं सकते है। थे, हाँ पहले क्या होता था, हाँ हाँ, वो पहले शादियों में क्या होता कोडेक था, वाला हाँ कैमरा होता है। हाँ हाँ हाँ, पहले शादियों में जो फोटो लेते थे ना, वो फोटो स्ट्रिप पे आती थी, स्ट्रिप को लाइट के अंदर पता नहीं कैसे करके इसको कलर किया जाता है, झुलने के लिए सुखाया, मेरे आती को है मैम समझ, वो। हाँ हाँ, तो वो ये फिल्म स्ट्रिप वो चीज है यहाँ पे, ठीक है। ये जो पहले बहुत यूज किया जाता था फिल्म स्ट्रिप का। नेगेटिव फोटो कह रहे थे मैम इनको। विशाल जी ना आपका नेगेटिव नेटवर्क, फोटो कह रहे थे मैम इनको। अच्छा अच्छा,
नेगेटिव फोटो बोलते हैं, ये तो मेरे को पता नहीं नेगेटिव फोटो, लेकिन हाँ कह इनको रहे हैं कि फिल्म स्ट्रिप नेगेटिव बोलते हैं। बोलते हैं हाँ, ये उसे। नेगेटिव फोटो बोलते हैं, और इसको जितना भी धोने जाओ उसमें से फोटो कॉपी ज्यादा बनते हैं। अच्छा अच्छा, चलो ये तो मेरे को आपसे ही सीखने को मिल गया, है ना। और जिसमें मेरे पापा से हम यही चीजें करते थे बस उस टाइम पे बस ये देख लिया कि हाँ इतनी सारी रखी है पापा अपने पास है, निकलवाओ इनको। तो ये आपका फिल्म स्ट्रिप था। यहाँ पे आपने क्या किया, हमने पढ़ा प्रोजेक्टेड वाले, मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या किया अभी। प्रोजेक्टेड विजुअल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। हमने डायरेक्ट वाले देख लिए, इनडायरेक्ट और रिफ्लेक्टेड के अंदर भी यही आता है कि ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करके कोई चीज हमें दिखाते हैं, ये हमने किया। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल की, ठीक है। नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज में सबसे पहले आता है आपका चार्ट, ठीक है। चार्ट्स आपको पता है, लेकिन चार्ट्स ना कई टाइप के होते हैं। एक होता है प्रोसेस चार्ट, ठीक है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जैसे आप बताते हो ना एनर्जी का साइकिल क्या है, किसी भी चीज का कोई भी जो प्रोसेस होती है उसका साइकिल बताते हो, पहले ये चीज होती है, फिर ये चीज, फिर ये चीज, है ना, एक साइकिल से चलते हो, वो होता है प्रोसेस चार्ट। ये काम करना है एक, अभी क्लास होने के बाद ना इनकी एक बार फोटो देख लेना आप, यूट्यूब गूगल पे जाके प्रोसेस चार्ट की फोटो कैसी दिखती है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या होता है, टाइम चार्ट क्या होता है, टेबलर चार्ट क्या होता है, बता तो दूंगी मैं आपको, लेकिन देखने से अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के अंदर एक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन चलता है कि पहले ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे गई, एक ऑर्गेनाइजेशन पे गई, फिर दूसरी पे जा रही है, फिर तीसरी पे जा रही है, फिर फोर्थ पे जा रही है, ठीक है। टाइम चार्ट के अंदर क्या होता है, टाइम चार्ट होता है जिसके अंदर आप क्या दिखाते हो, किसी भी इवेंट को दिखाते हो। इवेंट मतलब एक घटना घटी है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि जो इवोल्यूशन है ना मैन का, ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन लगा लो, पहले बंदर से, है ना, या साइंस बोलते हैं कि पहले बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया ने प्रोग्रेस की, फिर ऐसे ऐसे करके हम बने। तो वो जो टाइम के अकॉर्डिंग जो चीजें चेंज हो रही है वो हम जो दिखाते हैं ना टाइम चार्ट पे दिखाते हैं। टेबुलर चार्ट आपने देखा होगा, टेबुलर चार्ट ऐसे ऐसे ग्राफ वाले जो होते हैं, टेबल्स की फॉर्म में हम जो बनाते हैं। हिस्ट्री में ज्यादा यूज होती है टाइम चार्ट। हाँ हाँ, ट्री चार्ट देखो, ट्री चार्ट में क्या होता है, वही पेड़ की शाखाएं निकलती है ऐसे, यहाँ से यहाँ से, फिर यहाँ से चीजें ऐसे ऐसे हम जोड़ते हैं, इस पॉइंट से 2 पॉइंट निकल रहे हैं, इस पॉइंट के 2 सब पॉइंट है, इस पॉइंट के भी कई सब पॉइंट है ना, ये हो गया आपका ट्री चार्ट। स्ट्रीम चार्ट, ट्री चार्ट के अंदर तो हम एक सोर्स से क्या दिखाते हैं, बहुत सारे सोर्स निकले हुए दिखाते हैं। सिंगल सोर्स से बहुत सारी ब्रांच निकलती है, जैसे एक पेड़ से बहुत सारी ब्रांच निकलती है ना, ये होता है ट्री चार्ट के अंदर। और स्ट्रीम चार्ट के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी ब्रांच कंबाइन होके एक बनती है, ये इसका उल्टा है। स्ट्रीम चार्ट में क्या है कि बहुत सारी ब्रांचेस कंबाइन होके क्या बनेंगी, एक बनेंगी, ठीक है। और सीक्वेंस चार्ट में क्या है, आप एक सीक्वेंस को फॉलो करते हो, ठीक है। जैसे कैलेंडर, कैलेंडर इसका एग्जांपल सही हो सकता है, एक मिनट, हाँ जी। सीक्वेंस चार्ट का एग्जांपल क्या है, कैलेंडर लगा लो। कैलेंडर के अंदर क्या होता है कि पहले फर्स्ट मंथ आया, फिर सेकंड, ऐसे एक सीक्वेंस में चीजें चलती है, ठीक है। और सीक्वेंस चार्ट का एक दूसरा नाम भी क्या है आपका, फ्लिप चार्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लिप चार्ट भी बोलते हैं, ठीक है, फ्लिप चार्ट। ये कर लेना आप अच्छे से, ठीक है। एक बार फिर भी फोटो देख लेना, वैसे समझ आ रहा होगा, इतना आसान मुश्किल नहीं है ये, लेकिन फिर भी एक बार अपने अच्छी नॉलेज के लिए देख लेना इनको, हाँ जी। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आता है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड क्या होते हैं, देखो जैसे यहाँ पे तो ये इकट्ठे लगे हुए हैं, जैसे आपने वो देखा है ना, क्या ताश खेलते हैं हम, ताश वाले जो पत्ते होते हैं, ठीक है, वो भी फ्लैश कार्ड की तरह होते हैं। बस उसमें क्या होता है, उस फ्लैश कार्ड में कुछ ना कुछ लर्निंग होती है। जैसे मान लो यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसको अगर मैं काटूंगी ना, यहाँ से मेरे 9 कार्ड बनेंगे, एक ये, एक ये, एक ये, ऐसे ऐसे करके कितने कार्ड मेरे निकल के आएंगे, यहाँ से 9। और इन 9 कार्डों को मैं इकट्ठा कर लूंगी तो मेरे क्या हो जाएंगे, फ्लैश कार्ड हो जाएंगे, ठीक है। फ्लैश कार्ड पे कुछ ना कुछ मैसेज लिखा होता है विजुअल के अंदर, जिसको हम देख के समझ जाते हैं कि ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, ये ऑक्टागन है, ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये ओवल शेप है।
ठीक है, इस तरीके से हम समझ जाते हैं। ये पैक ऑफ कार्ड होता है, इसके अंदर बहुत सारे कार्ड इकट्ठे होते हैं। जैसे अभी यही देखो, ये जो ये ना शेप, ये शेप का फ्लैश कार्ड है, इसमें बहुत सारी शेप्स आपको समझाई गई है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बुलेटिन बोर्ड की। ये आपके हर डिपार्टमेंट में होगा, यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको मिलेगा, अपने अपने डिपार्टमेंट का एक बोर्ड होगा। ठीक है, जिस बोर्ड पे ना इंफॉर्मेशन डाल दी जाती है, ये नोटिस निकला हुआ है, वो नोटिस लगा देंगे, है ना आपकी यूनिवर्सिटीज में, पता है आपको? जी मैम है। हाँ मैम, नोटिस बोर्ड रहता है कॉलेज का। हाँ 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 बिल्कुल, तो वो किसकी कैटेगरी के अंदर आता है? बुलेटिन बोर्ड में आता है वो। जैसे यहाँ पे बहुत सारे जैसे स्टिकर कुछ भी था, वो चीजें यहाँ पे लगा दी इन्होंने बस। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके बुलेटिन बोर्ड में आता है। नेक्स्ट देखो पैनल बोर्ड। पैनल बोर्ड में क्या होता है? तुम्हारे यहाँ भी मच्छर है क्या? दिवाली पे छोटे छोटे मच्छर नहीं आते जो काटते नहीं है, सिर्फ उड़ते उड़ते हैं? मैम फितंगी। मेरे नाम पर मैम नहीं सब पता। काटते हैं, अच्छा ऐसा अच्छा, नहीं है। ठीक है, वो छत पे चिपक जाते हैं, वो वाले करोगे मैम? हाँ मतलब ना, जो सुबह सुबह जब देखते हैं दिवाली पे इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कि जीरा खा गिरा हुआ है, हाँ। ये हमारे भी बहुत आता है यहाँ पे। अभी दिवाली का मौसम है ना, तो इसलिए अब बहुत दिखे हुए हैं यहाँ पे। हाँ। हाँ हाँ स्क्रीन पे आ रहे हैं मेरे। चलो शुरू करते हैं। इसके अंदर क्या होता है? मैं दिखाती हूँ आपको, एक मिनट। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई। चलो कोई नहीं, देख लो आप पहले, ये समझ लो, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या गड़बड़ हुई है। देखो पैनल बोर्ड के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे ना आप किसी भी चीज को समझाने के लिए एक सीक्वेंस में चीजें दिखाते हो। ये ना इसके ऊपर डायरेक्ट क्या होती है, पेस्ट हो जाती है डायरेक्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एनिमल्स के बारे में लिखा है, यहाँ पे वाटर एनिमल्स के बारे में लिखा है कि लैंड वाले एनिमल है, यहाँ पे वाटर वाले एनिमल है। और इनको इस तरीके से ग्रीन कलर के बोर्ड के ऊपर पेस्ट कर देना। पेस्ट अपने आप ही हो जाते हैं पैनल बोर्ड के ऊपर। इनका अपना एक मटेरियल आता है जो इसको अपने आप इसके, ये लगा लो एक तरीके से मैग्नेटिक बोर्ड की तरह काम करता है। मैग्नेट बोर्ड तो फिर भी अलग होता है, लेकिन ये उसी की तरह काम करता है कुछ हद तक। ठीक है, और यहाँ पे स्टेप वाइज ये मेन बात याद रखना, इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि एक थिक पेपर का यूज किया जाता है। जो ये नीचे ग्रीन कलर का पेपर लगा हुआ है ना, ये बड़ा थिक होता है, मोटा होता है। ठीक है, और इसमें ना सीक्वेंस में लगाई जाती है चीजें, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ताकि ऑडियंस को समझ आ जाए। ये आपका होगा पैनल बोर्ड। अब बात करते हैं पैक बोर्ड की। पैक बोर्ड क्या होता है? जैसे देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे जो खाली खाली जगह है, यहाँ पे कुछ स्पेस होता है। इस स्पेस में आप क्या करते हो, कुछ किसी भी तरीके के कुछ ड्रिल कर सकते हो, होल कर सकते हो, और उस होल के अंदर कोई भी चीजें क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, है ना? कुछ भी आइटम, जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने कितनी सारी चीजें लगा रखी है। तो ये वर्कशॉप वगैरह में काम आते हैं आपका। जब आप कोई वर्कशॉप करते हो ना, तो वहां पे ये बोर्ड आपके काम आते हैं। हाँ जी, हमारी गड़बड़ पता है क्या हुई? अपना केवीएस मैदान की बुक से हमने ये चार्ट लिखा है यहाँ पे और भी चीजें आएंगी नॉन प्रोजेक्टेड में। ये तो जो हमने अभी पढ़ा ना, ये वाली चीजें, ये डिस्प्ले बोर्ड में थी। ये किस कैटेगरी के अंदर थी? मैं लिख देती हूँ, ये डिस्प्ले में थी, जो दिखाते हैं डिस्प्ले बोर्ड। ये सारे डिस्प्ले बोर्ड के एग्जाम्पल थे। ठीक है, हाँ, इसमें एक मैग्नेटिक बोर्ड और ऐड कर लेना, एक अपना ब्लैक बोर्ड। ये मैंने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड की फोटो इसलिए नहीं लगाई क्योंकि आपको ब्लैक बोर्ड तो हर कोई देखता है ना, ब्लैक बोर्ड हमारा जो पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम था। ठीक है, और एक मैग्नेटिक बोर्ड। मैग्नेटिक बोर्ड आजकल क्लासरूम में लगते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं ना, उनके ऊपर क्या होता है, डस्टर भी आराम से चिपक जाता है। आप क्या, आपका जो मार्कर होता है वो भी। हाँ, तो ये डिस्प्ले बोर्ड थे। डिस्प्ले बोर्ड के अंदर आपने क्या क्या, कितने टाइप के बोर्ड देखे? एक तो आपने क्या देखा, ब्लैक बोर्ड। ठीक है, एक आपने व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड होगा, एक व्हाइट बोर्ड होगा, और एक मैग्नेटिक बोर्ड। 3 बोर्ड तो ये हो गए। ठीक है, एक हमने देखा फ्लैश कार्ड भी होता है, जो नहीं, ये फ्लैश कार्ड तो आपको उसके अंदर आता है। दूसरा बोर्ड क्या है आपका? बुलेटिन बोर्ड है। ठीक है, पैनल बोर्ड है, पैक बोर्ड है, ये आपके क्या आ गए, उसके अंदर बोर्ड आ गए। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे कुछ टॉपिक रह गए थे। देखो यहाँ पे हमारे क्या टॉपिक रहे थे, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ना आपका एक पोस्टर नाम का टॉपिक होगा केवीएस में। पोस्टर भी हमारे नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल इंस्ट्रक्शन के अंदर आता है।
नेटवर्क प्रॉब्लम है स्नेहा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। पिक्चर्स, ठीक है, ग्राफ, ये सारे आपके क्या है, नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज है। मैम वीडियो आवाज नहीं आ रही स्नेहा जी, वीडियो छोटी हो चुकी है क्या? आप एक काम करो स्नेहा जी, सुनो मेरी बात सुनो, आप मैसेज में टाइप कर दो, कोई और बता देगा आप क्या बोलना चाह रहे हो। मेरे को आपकी आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही। हाँ जी, आप टाइप कर दो क्या बोलना चाह रहे हो। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आप सभी को सही अच्छे तरीके से? यस मैम। हाँ जी, तो एक पोस्टर भी होते हैं, पोस्टर आप पढ़ के देखना, वैसे तो बड़ा आसान है, समझ आ ही जाएगा। अभी पोस्टर के अंदर क्या होता है, पोस्टर इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि एक ही नजर में, एक बार पब्लिक की नजर ना सिर्फ एक बार जाती है, लेकिन वो एक टाइम वहां पे रुके। इस तरीके का पोस्टर डिजाइन किया जाता है कि एक बार रुक के उस पे ना पोस्टर पे मेन पॉइंट, बिल्कुल थ्योरी नहीं लिखी जाती, जो इंपॉर्टेंट जो मेन पॉइंट होता है ना, हेडलाइन जो होती है, वो उस पोस्टर पे लिखी जाती है। और इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि बहुत दूर से, अगर कोई दूर से भी आ रहा है तो उस पोस्टर को, वो पोस्टर उसको दिख जाए, और कुछ टाइम के लिए वहां पे रुक के उस पोस्टर को देखे, और उसकी जो एक मेन हेडिंग होती है सिर्फ वो हेडिंग पे फोकस किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से आपका क्या था, पिक्चर था, ठीक है। पिक्चर और फोटोग्राफ आप पढ़ के देख लेना, ग्राफ भी आपको समझ आ जाएगा, ये आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी आपको। उसके बाद किस चीज की बात कर रहे हैं हम, मैप की। मैप क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरिया। मैप का आपको पता है, मैप ना कई टाइप के होते हैं, लेकिन मेन काम इनका होता क्या है, एरिया को रिप्रेजेंट करना। क्या काम होता है, एरिया रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मैप हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट का, किसी स्पेस का, है ना, किसी रीजन का मैप हो सकता है, या लाइक ये लगा लो आप, घर हाँ का ही नक्शा हो जाएगा मैम। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैप के अंदर सिर्फ आप एरिया दिखाते हो, एरिया आपको समझ आ जाता है कि हाँ ये आप सिटी का एरिया हो सकता है ना, कहीं किसी भी चीज के एरिया को जो आप रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या मैप पे होता है वो, ठीक है। मैप इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरिया। तो ये हमने कुछ एड्स करे थे हमारे। देखो उसके बाद जो मेन बात है हमारी, ये समझना एक बार, बस फिर ये खत्म हो जाएगी यूनिट चैप्टर आपका। ऐसे फैक्टर्स कि कौन वो फैक्टर, हाँ हाँ सॉरी, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो आपकी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज को डिसाइड करने में हेल्प करते हैं, कि आप किस तरीके से डिसाइड करोगे कि मेरे को ये वाले इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी यूज करनी है, मेरे को बोर्ड का यूज करना है, या मेरे को प्रोजेक्टर का यूज करना है, या मेरे को चार्ट का यूज करना है। तो वो कौन कौन से फैक्टर है जिनसे आप डिसाइड कर पाते हो। तो सबसे पहला फैक्टर आता है नेचर ऑफ ऑडियंस। अगर मान लो ऑडियंस आपकी पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, तो आप उनको किस तरीके से, पढ़ी लिखी नहीं है तो आप उनको मीडिया दिखाओगे चीजों को, उन्होंने देखा तो होगा ना, एक्सपीरियंस किया होगा। विजुअल एड्स का ज्यादा यूज करोगे ऑडियो के कंपैरिजन में, विजुअल में वो अच्छी से लर्निंग कर पाएंगे। इनने आपकी ऑडियंस का नेचर कैसे, किस तरीके की, वो छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, या पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ है, वो उस पर डिपेंड करते हैं कि आपकी ऑडियंस के नेचर पे डिपेंड करते हैं कि आप किस तरीके की इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज को यूज करते हो, ठीक है। दूसरा डिपेंड करता है साइज ऑफ ऑडियंस, ये भी मैटर करता है। अगर 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों को हम इकट्ठा एक ग्रुप में पढ़ा देते हैं, टीचर बीच में बैठते हैं, बच्चे यहाँ पे होते हैं, और वो उसको पढ़ा देते हैं, अपने सामने होते हैं बच्चे। लेकिन अगर बच्चे बहुत ज्यादा हो क्लास में तो हम प्रोजेक्टर का यूज कर सकते हैं, है ना। तो साइज ऑफ ऑडियंस पे डिसाइड करता है कि आपकी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज कौन सी होंगी। फिर आपका टीचिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि भाई आपका टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको सिर्फ नॉलेज वाला काम करना है, सिर्फ नॉलेज देनी है, या आपको किसी की स्किल्स पे काम करना है, कोई स्किल्स आपको सिखानी है किसी को, या किसी की फीलिंग्स पे आपको काम करना है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी आप क्या करोगे, अपने इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज को डिसाइड करोगे। अगर सिर्फ आपको नॉलेज देनी है, ठीक है, नॉलेज के लिए आप बुक्स का यूज कर सकते हो, या आप किसी प्रोजेक्टर का यूज कर सकते हो। स्किल्स करवानी है आपको, स्किल्स के लिए आप चार्ट, ठीक है, या और भी बहुत इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज आप वो यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड करते हैं कि आपको क्या इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज यूज करनी है। फिर डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर। भाई सब्जेक्ट का नेचर कैसा है, आप कोई न्यूज के लिए काम कर रहे हो, या कोई आर्टिकल लिख रहे हो, या आपको कोई रेडियो मैसेज देना है, ठीक है, आप
किस तरीके से काम करते हो, तो वो आपका जो नेचर है ना सब्जेक्ट मैटर का, वो भी डिपेंड करेगा, वो बताएगा कि आपको किस तरीके की इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज को लेना है। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि आपके पास अवेलेबल कौन कौन सी है। अगर आपके पास अवेलेबल, आपके आसपास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है या आसपास ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है कि आपको कोई ओवरहेड प्रोजेक्टर ला के दे, तो आप उसके अल्टरनेटिव देखते हो। अगर ये नहीं है तो और कैसे अच्छे तरीके से मैं काम कर सकता हूँ, तो अपने आसपास का चीजें भी देखते हो कि आपके पास क्या अवेलेबल है। फिर आप ये भी कॉस्ट पे भी डिपेंड करते हैं, भाई लेने को तो हम पता नहीं क्या क्या ले लें, लेकिन हमारी पॉकेट को भी तो सेटिस्फाई करे ना वो चीज। तो आपके जिस हिसाब की आपकी कॉस्ट आपको बोलती है कि भाई हाँ मैं ये परचेज कर सकता हूँ, तो आप वैसे ही इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज का यूज करोगे। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर है जो आपको बताते हैं कि आप इन फैक्टर्स का ध्यान रख के ही आप अपनी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज को क्या करते हो, यूज करते हो। हाँ जी, टिप्स क्या है, एक क्लासरूम की मैनेजमेंट के टिप्स क्या होते हैं। भाई एक आपको अगर अच्छी क्लासरूम बनानी है ना, अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करना है, तो आप क्या करोगे, इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन का मतलब क्या है कि किसी भी तरीके से अगर मान लो कोई बच्चा मिसबिहेव कर रहा है या तभी आप तुरंत एक्शन ले रहे हो। ठीक है, आप इमीडिएटली किसी के बिहेवियर को देख के उसको बोल रहे हो, या ये नहीं कि बाद में आप बोल रहे हो, स्टार्टिंग में ही अरे आप क्या कर रहे हो, है ना, ऐसे रोक टोक सी करनी, थोड़ा सा बताना कि भाई फिर उससे बच्चे को क्या होता है कि हाँ टीचर का हमारे ऊपर ध्यान है। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर कोई बच्चा मिसबिहेव कर रहा है तो उस दौरान आप क्या करो, सिर्फ पढ़ाना रोक दो, कुछ नहीं करना आपको, एक बार रोक दो। ठीक है, तो उस बच्चे का ध्यान जाएगा कि हाँ, और उसकी तरफ देख लो एक बार, जो मिसबिहेव कर रहा है ना उसकी तरफ ऐसे आंखें निकाल के थोड़ा सा ऐसे देख लो, वो अपने आप समझ जाएगा कि हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, चेंज सीट। आप अपनी सीट को चेंज, बच्चों की सीट को चेंज भी कर सकते हो। जो हमारे क्लास में क्या करते थे मैडम, लाइक अगर हमारा 3 का ग्रुप होता है ना, और अगर हम क्लास में ज्यादा ही हंस रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो हमें अलग अलग कर दिया जाता। मेरे को फर्स्ट पे बिठा दिया, बीच वाले को कहीं और बिठा दिया, इसको कहीं और बिठा दिया, तो ऐसे ऐसे हमारी सीट चेंज कर दी जाती थी। ठीक है, तो ये चेंज सीट वाला भी काम करता है। लेकिन हमारे केस में तो क्या था, हम फिर जहाँ पे बिठा दिया जाता था हमें, हम वहाँ बराबर वालों के साथ बात करने लगते हैं। लेकिन फिर भी बच्चे वो सुधर जाते हैं, हमारे जैसे नहीं होते, अच्छे बच्चे होते हैं। ठीक है, तो चेंज सीट करने से भी क्लासरूम मैनेज रहती है। अडेप्ट एंड बी सेंसिटिव। ठीक है, आपको अपने क्लास के अकॉर्डिंग, आपकी क्लास के बच्चों के अकॉर्डिंग हर एक मेथड्स को अडेप्ट करना होता है। ठीक है, अगर बच्चे थोड़ा बोर हो रहे हैं तो उनको उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ करो कि वो क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए। ठीक है, थोड़ा सेंसिटिव भी होना चाहिए टीचर को, रूड नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा, कि उसको बच्चों की मतलब कोई बच्चा बीमार है, किसी तरीके से परेशान है, तो सेंसिटिव दिखाए, उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। ठीक है, फिर बोलते हैं कि काउंसल आफ्टर क्लास। अब अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है, वो क्लास के दौरान आपको नहीं बता पा रहा सब बच्चों के बीच में, तो आप उसको बोलो कि क्लास के बाद मुझसे बात करना, मैं आपको बताती हूँ। फिर आप उसको गाइड करना, बताना कि सोल्यूशन हो सकता है, इस तरीके से प्रॉब्लम आ सकती है, या ये करो आप। दूसरा है टॉक टू द पेरेंट्स। भाई ये वाला पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ध्यान देना, मेरे वाली गलती मत करना। देखो मेरा क्या था, मैं ना +2 क्लास के बाद से ही पढ़ाने लग गई थी, और मेरे को क्या था कि मैं जब पढ़ाती थी तो मैं हर एक चैप्टर का टेस्ट लेती थी। जैसे चैप्टर फर्स्ट करवाया तो उसका टेस्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर फोर्थ, जितने भी चैप्टर होते हर चैप्टर का मैं रिटन टेस्ट लेती थी। और फिर मेरे को क्या था कि जो रिटन टेस्ट में नंबर आए हैं बच्चों के, चाहे वो अच्छे नंबर आए हो चाहे वो बुरे, मैं उनके घर फोन करके बताती थी पेरेंट्स को कि सर आपके बच्चे के नंबर 10 में से 8 आए हैं, या आपके बच्चे के नंबर 10 में से 2 आए हैं। मतलब मेरे को ऐसा लगता कि पेरेंट्स खुश हो जाएंगे इस चीज से कि भैया ट्यूशन ये मैडम कितनी अच्छी है कि हमें हर चीज की अपडेट देती है, अच्छा कर रहा है बच्चा तो भी हमें बता रही है, और बुरा कर रहा है तो भी हमें बता रही है। तो भाई मैं ऐसी करती गई। तो एक पेरेंट की ना मेरे पास कॉल आई, वो बोले कि दीक्षा आप ना ऐसे बताया मत करो बच्चों के नंबर हमें बार बार में फोन करके। मैं कहा अच्छा। वो अपना मेरे को लगा ये बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हो, है ना, बच्चों का अच्छे से ध्यान रख रहे हो। बोले बच्चे ना फिर ट्यूशन आने से मना कर देते हैं, वो ये बोलते हैं कि मतलब उनके अंदर ना एक अच्छी सी भावना नहीं बनती। समझ रहे हो कि मैं बच्चे के हर टेस्ट के नंबर बता रही हूँ, अच्छे पे ध्यान नहीं जाता, उनका जाता है बुरे पे, हाँ भाई अब टेस्ट होगा और अब घर पहुंच जाएगा। तो इतना भी पेरेंट्स से बात नहीं करना। ठीक है, कभी मेरी की तरह हर बार ये बोलो भी अच्छा बुरा,
मैंने गलती कर दी वहां पे, इतना नहीं करना चाहिए। कभी कभार होते हैं कि भाई जब पेरेंट्स मीटिंग होती है तब कुछ बता दिया, ये नहीं होता कि हर बार आप पेरेंट्स के पास फोन कर दो, बच्चे का मोरल डाउन हो जाते हैं। तो वहां पे कभी कभार आप टॉप कर सकते हो। जब सिचुएशन आपके हाथ से निकल जाती है ना कि आपको समझ ही नहीं आ रहा आप क्या प्रॉब्लम है, ये आपको बता नहीं पा रहा, तो आप कहाँ पे फोन करो, पेरेंट्स के पास फोन करो। तब वो आपको बताएंगे, शायद वो बताएंगे घर के हमारे एनवायरनमेंट में कुछ प्रॉब्लम है ना, तब आप समझ सकते हो, लेकिन हर बार मत करना। चलो आगे देखते हैं। हाँ जी, ये लास्ट टॉपिक है आपका, है ना। हाँ जी, माइंड मैपिंग, इसको समझते हैं। पहले बताओ क्राइम पेट्रोल किस किस ने देखे हैं? हाँ जल्दी जल्दी जवाब दो मेरे को। मैम क्या? क्राइम पेट्रोल, सावधान, सतर्क रहें, ऐसे ऐसे सीरियल आते हैं ना एपिसोड, देखा मैम, देखा। देखे हैं आपने? तो क्राइम पेट्रोल में या जो भी ऐसे मर्डर वाली जो भी सीरीज होती है, उसमें क्या करते हैं, उसमें देखते हैं कि एक लड़के का मर्डर हुआ है, उस लड़के की मर्डर की फोटो बीच में, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी लोग थे, जो भी काम उसने किए, ये उसके पेरेंट्स, ये उसके मम्मी, ये उसके पापा, ये उसके दोस्त, ये वहां पे उस दिन वहां पे गया, ठीक है, सब उसके अराउंड ना वो बना लेते हैं कि सब कुछ उसके अराउंड अरेंज करते हैं और ये देखते हैं कि ये किस तरीके से इस बच्चे से रिलेट करते हैं। देखा है आपने कि सेंटर में तो फोटो लगते हैं जो विक्टिम होते हैं, ठीक है, जिसके साथ बहुत बुरा हुआ होता है, और चारों तरफ उससे रिलेटेड चीजें लगाते हैं कि ये चीज इससे रिलेट कर रही है, ये यहाँ पे रिलेटिंग है। देखिए आपने ये चीज? मैम वो गजनी मूवी में देखा था, जब वो क्राइम उसको मारने के लिए जा रहा था तो पूरी प्लानिंग करता है, सामने फोटो चिपकाता है, फिर कहता है ये यहाँ पे था, ये डेट वेट भी लिख कर रखते हैं। हाँ हाँ, मैक्सिमम केस में ऐसा होता है, उसी चीज को हम बोलते हैं माइंड मैपिंग। मैम गजनी पिक्चर में भी तो आमिर खान करता है सबका लगा के इधर उधर। अच्छा अच्छा, मैंने नहीं देखी गजनी पिक्चर, लेकिन हाँ होगा, उसके अंदर भी जरूर होगा। ये ध्यान देना, जो पुलिस केस होते हैं ना, जो मतलब जिसमें हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है चीजों को लेके, वहां पे क्या किया जाता है कि जो भी आपका मेन थीम होता है, जिस भी टॉपिक पे आप कुछ काम कर रहे हो, उसके चारों तरफ ना टॉपिक्स अरेंज किए जाते हैं। उसको आसानी से हम फिर देख पाते हैं हर एक चीज को कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। अब एक बात बताओ, आप किचन में भी तो ऐसे ही करते हैं ना लेडीज, फिर आप बोलो किचन का एग्जांपल कि आपको कुछ मतलब जो हम खाना बनाना है, ठीक है, आपको बनानी सब्जी है, तो सब्जी से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, यहाँ पे सब्जी है ना, यहाँ पे प्याज, यहाँ पे टमाटर, यहाँ पे लहसुन कर लिया आपने, ठीक है, यहाँ पे जो भी और मटेरियल डलता है वो सारे आसपास रख लेते हो ताकि आपको सब चीजें दिखाई दे और आप अरेंज कर पाओ, है ना। तो माइंड मैपिंग भी यही होता है। माइंड मैपिंग के अंदर भी हम ऐसे ही करते हैं कि एक डायग्राम होता है जिसमें आप किसी भी टास्क को, वर्ड को, कंसेप्ट को लिंक करते हो, अरेंज करते हो सेंट्रल कंसेप्ट के, जो आपका मेन कंसेप्ट होता है ना, उसके चारों तरफ आप इसको अरेंज कर लेते हो और एक क्या बना लेते हो, फ्रेमवर्क बना लेते हो, जिससे आपको क्या मिलता है, बहुत सारी चीजें आप याद भी रखते हो, थोड़ा कलरफुल हो जाता है, ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं और समझने में आसानी हो जाती है। जब तक आपको सारी चीजें दिखाई नहीं देंगी तो हम ऐसा हो सकता है कि कुछ पॉइंट स्किप कर दें, और वो स्किप ना हो इसलिए माइंड मैपिंग की जाती है कि ये माइंड मैपिंग में सेंट्रल चीज और इसके चारों तरफ मैंने क्या कर लिया, जो भी इस बंदे से रिलेटेड जो भी चीजें थी मैंने सबको अरेंज कर दिया कि ये इस तरीके से इससे रिलेट है, ठीक है। उसी चीज को हम बोलते हैं माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग एक इनोवेटिव थिंकिंग है एजुकेशन में, जो स्टूडेंट को हेल्प करती है विजुअलाइज करने में, एक अच्छे तरीके से देखने में, प्लानिंग करने में कि अब मेरे को क्या करना है, मेरे पास ये टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास इतने सारे मटेरियल है, अब इन मटेरियल में से मेरे को क्या क्या, किस में से क्या चीजें मेरे को लेनी है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग पावर आती है, आप मैनेजमेंट कर पाते हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी आता है यहाँ से। अच्छा, ब्रेनस्टॉर्मिंग बताना याद है किसी को? यस मैम, जिसमें क्वेश्चन खुद देते हैं और उसका आंसर ढूंढने के लिए कहते हैं। हाँ 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 बिल्कुल। एक क्वेश्चन क्रिएट करके देंगे, उसका आंसर। मैम उसका हिंदी में ब्रेन स्टॉर्मिंग का नाम गजब है, मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क झुंझुनाती करके था, समथिंग है, झुनझुन करके कुछ। चलो ठीक है, ये भी अच्छी बात है। अब मेरे को बताओ माइंड मैपिंग, हाँ हाँ, माइंड मैपिंग समझ आया आपको? यस मैम। यस मैम। चलो बस फिर हमारा यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया, थैंक यू सो मच, ठीक है, MDFI से मिस दीक्षा धीमान। तो आप सभी का धन्यवाद। हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट होते हैं, अब हम सब 6th चैप्टर पे रहते हैं। 6th चैप्टर अगर टाइम बोलते हो तो आज से ही शुरू करवा दूं,
कल खत्म हो जाएगा, और अगर बोल दो कल से शुरू करवाना तो परसों खत्म हो जाएगा, हमें मैम प्रॉब्लम शुरू नहीं है। कर दीजिए फिर, तो अभी 7 ही मिनट बचे हैं पर। कर दूं शुरू? मैम 7 मिनट बचे हैं, शुरू मैक्सिमम क्या बच्चे, करेंगे, एक आध क्वेश्चन ले लीजिए मैम मैम। समरी बोल दीजिए इससे तो। हम अच्छा, कल अच्छा। से करा देना ना मैम, आज थोड़ा यही चैप्टर थोड़ा रिवाइज ठीक है, कराएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कल से कर लेंगे। मैम रिकॉर्डिंग क्या बोल रहे हो स्नेहा जी? मैम रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं? रिकॉर्डिंग 2 मिनट और रुक जाओ अभी आप। तो 5th चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? 5th चैप्टर में हमने ट्रेडिशनल के बारे में पढ़ लिया। ट्रेडिशनल क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या था, लिमिटेशन क्या थी और उसकी मेरिट्स क्या थी। हमने मॉडर्न के बारे में पढ़ लिया, मॉडर्न के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है और उसकी मेरिट दिया। फिर हमने एड्स के बारे में देखा कि एड्स हमारे कितने टाइप के हैं। अभी आपको दिखाती हूँ, वो कहाँ गया, हाँ ये देखो। फिर हमने क्या किया, एड्स के बारे में पढ़ा। एड्स में हमने ऑडियो एड्स के बारे में पढ़ा। आपका ना केवीएस मदान में गिवन मिलेगा, आपको रेडियो का टॉपिक मिलेगा एक, ठीक है। मैं देखती हूँ एक बार है कि नहीं है, या मेरे को ही लग रहा है। हाँ, रेडियो का मिलेगा। रेडियो, पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग, डिजिटल ऑडियो प्लेयर, टेलीफोन और मोबाइल, ठीक है। ये आपको पढ़ना है, आपको बड़े आसानी से समझ आ जाएगा रेडियो क्या है, ठीक है, पॉडकास्ट क्या होता है, रिकॉर्डिंग क्या होती है, डिजिटल ऑडियो प्लेयर क्या है, और टेलीफोन और मोबाइल क्या है, ठीक है। ये आपके ऑडियो एड्स के अंदर थे। विजुअल एड्स हमने अच्छे से कर लिए। प्रोजेक्टेड वाले हमने देखा कि एलसीडी प्रोजेक्टर देखा हमने, ओवरहेड देखा, ठीक है। ये आपका वही ओक्यूप जो भी उन्होंने बोला था उषा जी ने, ठीक है। ये हमने स्लाइड प्रोजेक्टर के बारे में देखा, हमने फिल्म स्ट्रिप के बारे में देखा, ठीक है। ये हमारे कुछ हमने पढ़ लिए यहाँ से। नॉन प्रोजेक्टेड में हमने चार्ट्स देख लिए, है ना। बोर्ड हमने देखा कितने मैम टाइप का है। मैम स्क्रीन थोड़ा छोटा हो गया मैम, थोड़ा इसको सही कर दीजिए। ओके, रुको अभी देखो, अभी बताना। हाँ मैम ठीक है। अभी ठीक है। हाँ। हमने ऑडियो एड्स आपको बुक में से पढ़ना है। रेडियो के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। रिकॉर्डिंग के बारे में, डिजिटल ऑडियो प्लेयर, टेलीफोन और मोबाइल। ऑडियो प्लेयर का भी पता होगा, रिकॉर्डिंग का भी पता होगा, रेडियो का भी आपको पता होगा। प्रोजेक्टेड हमने पढ़ लिए। एलसीडी के बारे में हमने पढ़ा, एलसीडी प्रोजेक्टर क्या था। ओवरहेड प्रोजेक्टर के बारे में पढ़ा, ठीक है। इप्डियास्कोप इसके बारे में हमने पढ़ा। स्लाइड प्रोजेक्टर के बारे में हमने पढ़ा। फिल्म स्ट्रिप के बारे में हमने पढ़ा। नॉन प्रोजेक्टेड में हमने चार्ट्स देखे, ठीक है। बोर्ड के बारे में हमने पढ़ा, ग्राफ, मैप, और बस यही ज्यादातर रहते हैं आपके, है ना। पोस्टर, न्यूज़पेपर वगैरह ये आ जाते हैं इसमें, ठीक है। और दोनों जो ऑडियो विजुअल आते हैं उसके अंदर क्या आते हैं आपके, टीवी आ जाता है, कंप्यूटर आ जाता है, इन सब का आपको पता है। तो हमने ये चीजें की। फिर उसके बाद हमने किया, देखो हमने ये पढ़ लिया ना बिल्कुल, प्रोजेक्टेड वाले यही हमने किए। मैम इनमें से क्वेश्चन ठीक है। कैसे कैसे आएंगे? क्वेश्चन इनमें से कैसे आएंगे, जैसे ना आपको, या तो आपको मैच करने के लिए दे दिया जाएगा कि यहाँ पे एक टाइप के आपके इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज लिखी हुई है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये प्रोजेक्टेड है, नॉन प्रोजेक्टेड है, या ऑडियो के अंदर है या विजुअल के अंदर है, तो इनको इस तरीके से मैच करो, ठीक है। या फिर क्या आएगा, आपको ये दे दिया जाएगा कि भाई, आसान क्वेश्चन आता है यहाँ से, कि ये दे दिया जाएगा प्रोजेक्टेड फैसिलिटीज क्या क्या है, बताओ 4 ऑप्शन में से। चार्ट आपके प्रोजेक्टेड में आएगा, या स्लाइड प्रोजेक्टर आएगा, या आपका रेडियो आएगा, ठीक है। इस तरीके से इनमें से कोई एक ऑप्शन पे आपको क्या करना होगा, टिक करना होगा। या थर्ड क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि क्लासरूम में बता देंगे कि आपकी ऑडियंस का साइज बताएंगे कि ऑडियंस ऐसी है, ठीक है, उसका नेचर ऐसा है। तो फिर आपको डिसाइड करना है कि मेरी ऑडियंस के अकॉर्डिंग, मेरी क्लासरूम के अकॉर्डिंग, उस मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग मेरे को कौन से वाला फैसिलिटीज को यूज करना है। समझ रहे हो मेरी बात, कौन से वाली फैसिलिटीज को हमें क्या करना है, यूज करना है। हाँ, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर माइंड मैपिंग पे आ जाते हैं कई बार क्वेश्चन। अब आप ना, आपका एक टॉपिक भी है, माइक्रो टीचिंग का भी एक टॉपिक होगा, जो आपको केवीएस मैदान में दिख रहा है ना, जो मैंने नहीं करवाया, टेंशन मत लेना, ये एक्स्ट्रा टॉपिक में डालूंगी। माइक्रो टीचिंग होगा।
ब्लेंडेड लर्निंग होगा आपका, 2-3 आपके वो भी होंगे, मॉडल्स वगैरह भी होंगे। कौन मॉडल भी है एक आपका, है ना, कुछ ऐसे नाम से। ठीक है, पेडागोजी और एंड्रोगोजी और ये हेट्रोगोजी, ये भी एक टॉपिक है आपका। ये मतलब आसान आसान से, मुझे इतना ज्यादा पूछता नहीं है आपको, बस इनके नाम का मतलब पता होना चाहिए कि इनके अंदर है क्या, मटेरियल क्या है ये। तो ये हम एक्स्ट्रा में डाल दूंगे मैं, उसके अंदर से कर लेंगे हम। तो माइंड मैपिंग के बारे में पढ़ लेना, हिंदी में भी पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, समझ आया आपको? मैम पहले चैप्टर को छोड़ के कोई इतना डिफिकल्ट नहीं था, फिर थोड़ा इजी ही था, पहला ही चैप्टर थोड़ा दिक्कत था। वो इसलिए दिक्कत था ना विशाल जी, उसके अंदर बहुत सारे नए नए टॉपिक्स थे, और वो आपका बेस बनाया उस चैप्टर ने। फर्स्ट चैप्टर ने टीचिंग एप्टीट्यूड का आपको बेस बनाने का काम किया है। अब जब आपका बेस एक बार बनेगा तो आपको भी सारे चैप्टर आसान लगेंगे। और मैं पहले बता रही हूँ, जब कल 6 चैप्टर शुरू होगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आता ही आता है उस चैप्टर में से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कल की क्लास मत छोड़ना आप, ठीक है? एक बार समझ आ गया तो फिर लाइफ टाइम नहीं भूलने वाले। बहुत आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी बहुत है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5th चैप्टर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका 6th। अगर चैप्टर वाइज अरेंज करना हो ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है? फर्स्ट, फिर 6th चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, फिर आपका आएगा 4th चैप्टर में क्या था, हाँ, मैम फिर 4th चैप्टर लर्नर पहले, और टीचर सेंटर्ड मेथड। हाँ हाँ, पहले 1st चैप्टर, फिर 6th चैप्टर, ठीक है? 3rd नंबर पे आपका जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपका 4th, 5th नंबर पे आपका रहेगा 2nd और 3rd, और 6th नंबर पे आपका ये वाला इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज वाला। समझ रहे हो मेरी बात? अगर इस तरीके से अरेंज किया जाए ना कि ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, तो मैं आपको वो बता रही हूँ। तो 6th कल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान भी है बिल्कुल, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, किसी और का कोई और क्वेश्चन?